गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 30 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट पॉजेज अरावलीज रूलिंग मूड्स न्यू पैनल। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को अपनी जो 20 नवंबर वाली जजमेंट है उसको टेम्परेली स्टे कर दिया है। वो जजमेंट जिसमें अरावली रेंजेस को बेसिकली सिर्फ उन हिल्स तक लिमिट किया गया था जो कि 100 मीटर एंड अबव वाली हैं, और ऐसे हिल क्लस्टर्स जो एक दूसरे के 500 मीटर के अंदर आते हैं। तो साथ ही कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि नए माइनिंग लीजेस बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के अप्रूव नहीं होंगे। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस मैटर पर जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, क्योंकि पब्लिक कंसर्न था कि रेस्ट्रिक्टिव ये जो डेफिनेशन थी पहले, उसकी वजह से राजस्थान में 12,081 टोटल हिल्स में से 1,048 हिल्स प्रोटेक्टेड रह जाएंगे, बाकी जो छोटे हिल्स हैं प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएंगे, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है। तो बेंच ने एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का प्रपोजल दिया है जो असेस करेगी कि जो सो कॉल्ड सस्टेनेबल माइनिंग है या रेगुलेटेड माइनिंग है उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। और कमेटी चेक करेगी कि जो एरियाज डेफिनेशन से बाहर हो रहे हैं इस डेफिनेशन से, क्या उनमें डिग्रेडेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि अरावलीज की डेफिनेशन जो है साइंटिफिक, जियोलॉजिकल और प्रिसाइज मेजरमेंट के बेसिस पर होनी चाहिए, सिर्फ हाइट और गैप के क्राइटेरिया पर नहीं। तो इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है 21 जनवरी को होगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फैक्ट्रीज, माइंस और जो पावर सेक्टर है उसका आउटपुट कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से सेक्टर काउंट होते हैं? इसमें प्राइमरीली 3 सेक्टर्स काउंट होते हैं। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड माइनिंग और थर्ड इलेक्ट्रिसिटी। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा जो है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज करता है। एवरी मंथ रिलीज होता है ये। तो अभी न्यूज़ क्या है कि नवंबर के महीने में जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 25 मंथ हाई 6.7% पे पहुंच गया, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का रहा, जिसमें कैपिटल गुड्स सेक्टर का था। और मैन्युफैक्चरिंग जो आउटपुट है वो 8% तक बढ़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसने भी 12.1% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि जो कैपिटल गुड्स है वो 10.4% तक बढ़ा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सबरीमाला अयप्पा जो टेम्पल है वो मकाराविलक्कू फेस्टिवल के लिए ट्यूसडे को रीओपन कर दिया गया। तो ये मकाराविलक्कू जो फेस्टिवल है ये बेसिकली जो सबरीमाला का अयप्पा टेम्पल उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एनुअल फेस्टिवल है जो हर साल मकर संक्रांति के टाइम पर मनाया जाता है। और इस दिन डिवोटीज बिलीव करते हैं कि जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है वो देते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे डिफेंस ऑफ एक्विजिशन काउंसिल गिव्स इट्स नॉट फॉर डिफेंस परचेजेस वर्थ 79,000 करोड़। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट बॉडी है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के लिए वेपन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, रडार्स, ड्रोन्स, वॉरशिप्स जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने का जो बड़े डिसीजंस हैं वो इसी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी राजनाथ सिंह जी हैं। और इसमें सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स और टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स भी होते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होता है और उसको अप्रूव करना होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब होता है गवर्नमेंट ने जो है प्रपोजल को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है और जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अब शुरू हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो आर्म्ड फोर्सेज है उनके लिए लगभग 79,000 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वो अप्रूवल दे दिया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट होस्ट करने जा रहा है फरवरी में। और इसे G20 जो समिट हुआ था उस लेवल पर स्केल पर जो है ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है, जिसमें 15 से 20 वर्ल्ड लीडर्स और लगभग 1 लाख पार्टिसिपेंट शामिल होंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन नेवीज स्टिच्ड सेलिंग वेसल INSV कौंडिन्य सेट्स ऑफ फॉर ओमान। तो स्टिच सेलिंग वेसल का मतलब है ये पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक से बनाई गई है, जो वुडन प्लैंक्स को नेल्स के बजाय जो है रोप्स और जो नेचुरल फाइबर्स से स्टिच करके बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राचीन ज़माने में इंडियन शिप्स बनाए जाते थे। तो ये शिप ने अपनी पहली वॉयेज जो पोरबंदर गुजरात से जो है मस्कट ओमान के लिए शुरू की है। और ये मिशन बेसिकली इंडिया की जो एंशियंट मैरीटाइम हेरिटेज है उसको रिवाइव करने और सेलिब्रेट करने के लिए एक सिंबॉलिक स्टेप है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द क्वाइट फाउंडेशंस फॉर इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 2025 के एंड पर ऑथर एक आइडिया एक्सप्लेन करते हैं, रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025। मतलब सिर्फ बड़ी हेडलाइंस नहीं बल्कि वो साइलेंट और वीक बाय वीक रिफॉर्म जो सिस्टम के बॉटलनेक्स हटा रहे हैं
वही असली ग्रोथ का इंजन बने और इस साल 2025 में। और इस साल जो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर जो है क्रॉस कर गया और जापान को पीछे छोड़कर फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर की जो रेटिंग है 18 साल बाद इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया है, जिसने सिग्नल दिया है कि इकोनॉमी में सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि ड्यूरेबिलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी है। तो ऑथर कहते हैं कि जब रूल्स ओपेक होते हैं, डिस्क्रिशन जो है वो बढ़ जाता है और बिजनेसेस डिस्करेज होते हैं। लेकिन जब प्रोसीजर्स क्लीन एंड टाइम बाउंड बने रहे, तब कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों बढ़ता है और नेचुरली जो है जॉब्स ग्रो करते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ 2024-25 में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो लगभग 825 बिलियन डॉलर्स जो है इससे ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। जिसे बेसिकली सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म और टीआईए एनालिटिकल पोर्टल जैसे डिजिटल टूल्स जो है वो लॉन्च किए हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स भी मेजर हाइलाइट्स रहे, जैसे कि इंडिया और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट 2025 का, इंडिया और ओमान का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, नेगोशिएशंस उसके कंप्लीट हुए। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो भी उसमें 2 लाख से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स और 21 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएट हुई। और बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट का जेम पोर्टल है, उस पर लैक्स ऑफ एमएसएमईज़ ने लार्ज स्केल गवर्नमेंट ऑर्डर्स उनको एमएसएमईज़ को मिले। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की 38th रैंक पर पहुंच गया। तो रिफॉर्म्स का एक बड़ा पिलर था कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, यानी कि 47,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस वो रिड्यूस किए गए। 4,400 से ज़्यादा जो लीगल प्रोविजंस हैं डिक्रिमिनलाइज़ किए गए और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ने लैक्स ऑफ अप्रूवल्स प्रोसेस किए। और लेबर रिफॉर्म्स की बात करें तो 4 लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट हुए, जिसमें वेजेस, सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी के लिए एक मॉडर्न फ्रेमवर्क में जो पुराने लेबर लॉज थे वो मर्ज करके नए लेबर लॉज बनाए गए। और लॉजिस्टिक्स और मैरीटाइम सेक्टर की बात करें तो उसमें भी रिफॉर्म्स हुए, जैसे इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट और जो 69,725 करोड़ का शिप बिल्डिंग पैकेज है, जिससे हमारी शिप बिल्डिंग एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग की डेप्थ और एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम स्ट्रांग हुआ। तो एनर्जी रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो एनर्जी रिफॉर्म्स में लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी पर रहा, जिसमें ऑयल और गैस लाइसेंसिंग रिफॉर्म, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन और जो 20,000 करोड़ का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, जिसमें स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स पर फोकस किया गया। तो यहाँ पे ओवरऑल बोला गया है कि जो लॉज हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए और जो कंप्लायंस है वो कम किया जाए और गवर्नेंस है उसको क्लीन बनाया जाए और इन्वेस्टमेंट जो रिस्क है वो भी रिड्यूस किया जाए। तो जो गवर्नमेंट है उसका विज़न है कि वो स्टेट का रोल जो है बर्डन डिपार्टमेंट्स पे कम करना, ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो कंपाउंड हो। और इसी स्पिरिट को ऑथर जो है रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इनवैलिडेट ऑल फॉर्म्स ऑफ यूनिलेटरल तलाक। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट केस जिसका नाम है बेनज़ीर हीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एक जो प्रैक्टिस है तलाक़ हसन, उस पर स्ट्रॉन्ग कंसर्न एक्सप्रेस किया है। तलाक़ हसन में क्या है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को 3 महीने तक हर महीने जो तलाक बोलकर डिवोर्स दे सकता है और तीसरी बार अगर बोलता है तो उसके बाद जो है तलाक वो फाइनल हो जाता है। तो कोर्ट को शॉक तब लगा जब एक हस्बैंड ने जो है अपना तलाक जो है वो एडवोकेट के थ्रू भेज दिया, खुद साइन भी नहीं किया उस पे। तो जजेस ने कहा क्या जो है जो लॉयर्स हैं वो डिवोर्स देने लगेंगे अब, और जो अगर क्लाइंट बाद में मना कर दे तब। मतलब ये प्रैक्टिस सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक है। और आर्टिकल के मुताबिक जो इस्लाम जो है वो मैरिजेस को इक्वल पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट मानता है, ना कि ऐसा रिश्ता जहाँ हस्बैंड ऊपर हो और वाइफ नीचे। तो कुरान के हिसाब से मैरिज एक सॉलेम एग्रीमेंट है, इसलिए जो यूनिलेटरल डिवोर्स है सिर्फ हस्बैंड का डिसीजन सही नहीं माना गया है। और कुरान बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे कि डिवोर्स के लिए पिछले 4 स्टेप ऑफ रिकॉन्सिलिएशन जो है वो बताता है, यानी प्राइवेट बातचीत, टेम्परेरी सेपरेशन, सीरियस वार्निंग एंड क्लैरिटी और फिर जो है फैमिली मेडिएशन। तो सिर्फ तब जब सब फेल हो जाए तब तलाक अलाउ होता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो कुरानिक प्रोसीजर में इदाह पीरियड होता है 3 साइकिल का टाइम, जिसमें सिर्फ 2 तलाक तक स्पेस होता है और रिकॉन्सिलिएशन का चांस मिलता है। तो फाइनल तलाक जो है लास्ट में विटनेस के सामने होता है और ये मेल और फीमेल दोनों पर इक्वली एप्लीकेबल होता है।
तो यहाँ पे आर्टिकल कहता है कि बाकी फॉर्म्स जो तलाक़ हसन हो गए, तलाक़ बिद हो गए, तलाक़ एहसान हो गया, ये सब कुरान और प्रॉफ़िट के मॉडल से जो है सपोर्ट नहीं मिलता उनको, और ये पैट्रियार्कली जो इन्फ्लुएंस्ड ज्यूरिस्ट ने बाद में बनाए हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि कंक्लूज़न यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यूनिलैटरली जो है मेल ओनली जो डाइवोर्स प्रैक्टिसेज़ है कि वो तलाक दे देता है, उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है उसको, और सिर्फ़ जो कुरानिक और फेयर एंड जेंडर न्यूट्रल डिवोर्स प्रोसेस है, जो कि इसमें बताया गया है, उसको वैलिड रखता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही होगा और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ भी अलाइन्ड होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया मस्ट इम्प्रूव एक्सेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्सेज एंड अपस्किल इट्स वर्कफोर्स। तो इस आर्टिकल का मेन पॉइंट ये है कि इंडिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट तो कर रहा है, लेकिन अभी तक एक जो है क्लियर कंज्यूमर सेफ्टी या फिर ड्यूटी ऑफ जो केयर लॉ वो नहीं बना पाया है, खासकर उन रिस्क्स के लिए जो मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल हार्म से जुड़े होते हैं। और फिलहाल क्या है, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो एग्जिस्टिंग लॉज है हमारे पास उसी के थ्रू हैंडल करता है, जैसे आईटी एक्ट हो गया, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी रूल्स हो गए, और आरबीआई एंड सेबी के रिलेटेड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेफ्टी फ्रेमवर्क है उसी से। लेकिन चाइना ने रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर सेफ्टी स्टाइल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल्स वो ड्राफ्ट किए हैं, प्रपोज किया है, जहाँ पे इमोशनली जो इंटरैक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर होगा, तो ऐसे ऐप्स को पहले वार्न करना होगा कि अगर यूज़र जो है इमोशनल डिस्ट्रेस में दिखे तो इंटरवेंशन करना पड़ेगा। आर्टिकल कहता है कि ये गुड इंटेंशन के साथ है, पर रिस्क भी है, क्योंकि कंपनीज को यूज़र के जो इमोशंस है वो ट्रैक करने एक्सेस मिल जाता है, जो ज़्यादा इंट्रूसिव मॉनिटरिंग को जो है वो बढ़ा सकता है। और इंडिया का अप्रोच है कि जो है इंट्रूजन जो प्राइवेसी में वो कम से कम हो, और क्योंकि जो साइकोलॉजिकल हार्म्स के लिए क्लियर गाइडलाइंस वो नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल सजेस्ट करता है पहले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी स्ट्रांग बनानी होगी, मतलब इंडिया को सिर्फ रूल्स बनाने के बजाय पहले ये एश्योर करना चाहिए कि इंडिया के पास ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर डेटा सेंटर्स जो है वो हों। यंग लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्किल है और जो ट्रेनिंग है वो मिले। रिसर्च जो लैब में होती है वो इंडस्ट्री में यूज़ हो। गवर्नमेंट बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो खुद अडॉप्ट करे। यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है जो हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रिक्ट रूल्स के अंदर रखा जाए, यानी जैसे हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर में जहाँ गलती होने पर लोगों को रियल नुकसान हो सकता है। तो आर्टिकल कहता है इन कंपनीज पर अकाउंटेबिलिटी रूल्स लगाया जाए। अगर सिस्टम में एरर या रिस्क दिखे तो कंपनी को इंसिडेंट की रिपोर्ट करना सबमिट करनी पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े कि उन्होंने प्रॉब्लम कैसे हैंडल की। तो बेसिकली इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है रिस्पॉन्सिबली रेगुलेट करना है, लेकिन ऐसा तरीका चूज़ करना है जो इनोवेशन को चोक ना करे और यूज़र्स की सेफ्टी भी सिक्योर रहे, स्पेशली साइकोलॉजिकल और सोशल रिस्क के लिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रम्प्स मिलिट्री स्ट्राइक्स एंड रिलीजियस रेटोरिक विल वर्सन सिचुएशन इन नाइजीरिया। तो यहाँ पे इस आर्टिकल का मेन पॉइंट ये है कि जो क्रिसमस डे पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक्स करवाई, जहां इस्लामिक स्टेट के 2 एलिज्ड कैंप्स को टारगेट किया गया। तो ट्रम्प ने इस एक्शन को क्रिश्चियंस को बचाने का जस्टिफिकेशन दिया, क्योंकि उनका क्लेम है कि नाइजीरिया में क्रिश्चियंस बेसिकली जीनोसाइड वो फेस कर रहे हैं, लेकिन नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने इस जो है बात को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। तो आर्टिकल कहता है कि ट्रम्प ने जो है अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पीस बताते हैं वो, और फॉरएवर वॉर्स खत्म करने की बात करते हैं, पर रियलिटी में उन्होंने यमन, सीरिया, सोमालिया, ईरान और वेनेजुएला के कोस्ट पर भी बॉम्बिंग कैंपेन्स चलाए हैं। मतलब अपने अप्रोच जो है पिछले यूएस प्रेसिडेंट से ज़्यादा अलग है इनके। और नाइजीरिया की सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि देश की जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस में रफली डिवाइडेड है, और नॉर्दर्न नाइजीरिया में इस्लामिस्ट मिलिटेंसी जो है वो बढ़ी है, और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जैसे बोको हराम हो गया, आईएसडब्ल्यूएपी हो गया, इन जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स स्टेट और जो सिविलियंस दोनों पर अटैक करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस। तो आर्टिकल बोलता है कि नॉर्दर्न रीजन में अक्सर मुस्लिम्स खुद भी जो है विक्टिम्स बनते हैं, इसीलिए इस इशू जो है प्योरली रिलीजियस नहीं बल्कि टेररिज्म और जो वीक गवर्नेंस और वेपन फ्लो का मिक्स वो है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑथर का आर्गुमेंट है कि यूएस के स्ट्राइक्स जो है ग्राउंड रियलिटी को और भी ज़्यादा अनस्टेबल जो है वो बना सकता है। तो अफ्रीका को क्या ज़रूरत है? अफ्रीका को ज़रूरत है कि रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हो, लोकल जो पुलिसिंग कैपेसिटी उनकी बढ़े, ना कि एपिसोडिक बॉम्बिंग की जाती है और रिलीजियस रेटोरिक दिए जाते हैं।
तो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, पर ट्रंप का जो सिंबॉलिक एयर स्ट्राइक सिचुएशन को सॉल्व नहीं करता, बल्कि जिहादिस्ट ग्रुप को और ज़्यादा स्पेस जो है वो दे सकता है, इसमें बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे वाइज म्यांमार वोटिंग एमिड कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे बोलते हैं म्यांमार ने 2021 में वहाँ की मिलिट्री ने कूप करके गवर्नमेंट जो है हटा दी थी और प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही इलेक्शन करा के डेमोक्रेसी वापस लाएंगे, लेकिन लगभग 5 साल बाद भी स्टेबिलिटी नहीं है और अब मिलिट्री फिर से इलेक्शन करवा रही है, जबकि ज़्यादातर जो अपोजिशन लीडर्स हैं इंक्लूडिंग ऑंग सॉन्ग सान सुई की, ये भी जेल में हैं और कंट्री की कई जो रीजन्स हैं उसमें रेबल्स और जो एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं उसका कंट्रोल है, इसलिए बहुत जगहों पर वोटिंग हो नहीं पा रही है। जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ भी लोग जो है कम टर्न आउट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स पहले से ही फिक्स्ड हैं और जो मेजर डेमोक्रेटिक पार्टीज जो है बैन कर दी गई हैं वहाँ पे और सिर्फ मिलिट्री जो बैक्ड पार्टीज हैं जैसे कि यूएसडीपी कंफर्टेबली वहाँ पे जीत जाएगी, क्योंकि मिलिट्री बैकिंग है उनकी। मतलब इलेक्शन का पर्पस पहले जो है पीपल की चॉइस लेना नहीं है, बल्कि मिलिट्री की लेजिटिमेसी को दिखाना लग रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कह रही है कि ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर वो नहीं है और रियल पीस तभी पॉसिबल है जब ट्रू डेमोक्रेसी, फेडरल सिस्टम और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन इसमें निकाला जाए, इसमें ये बोला गया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडिया और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर में साइन हुआ है और इसका सबसे बड़ा मेन बेनिफिट ये है कि जो हम हमारे हमारे कंट्री से 100% एक्सपोर्ट्स हैं न्यूजीलैंड को, उस पर ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ पर लगेगा और मतलब इंडियन गुड्स और भी ज़्यादा वहाँ बिकेंगे और सस्ते बिकेंगे। तो न्यूजीलैंड ने भी प्रॉमिस किया है कि 2030 तक $20 बिलियन जो है इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा और इन रिटर्न इंडिया ने न्यूजीलैंड के जो 95% जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर टैरिफ इंडिया कम करेगा, जिसमें से काफ़ी प्रोडक्ट जो है डे वन से ही ड्यूटी फ्री जो है उनको एक्सेस मिलेगा। तो इस एफटीए का जो बड़ा फोकस है बेसिकली वो एमएसएमई सेक्टर्स पर भी है, जैसे टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड, फूड प्रोसेसिंग। तो ये इनको एक्सपोर्ट का बूस्ट मिलेगा, लेकिन इंडिया ने जो अपने फार्मर्स और जो डेयरी सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो न्यूजीलैंड के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड किया है, उसको उसमें जो है मार्केट एक्सेस अलाउ नहीं किया है इंडिया ने, जैसे मिल्क हो गया, चीज़, बटर, योगर्ट, इन सब में। और इस डील का मेन बड़ा फोकस ये भी है कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जैसे प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर, हेल्थ वर्कर्स, इनके लिए न्यूजीलैंड में वर्क एंड मोबिलिटी परमिट है, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं जिसमें ईज़ी वीज़ा जो है मिल सकेगा और स्टूडेंट को स्टडी के साथ-साथ 20 आवर्स का वर्क परमिट जो है वो भी दिया गया है। तो आर्टिकल यहाँ पे वे फॉरवर्ड में बोलता है कि जो है सिर्फ एफटीए साइन करना ही काफ़ी नहीं है। इंडिया को फ्यूचर में ये स्टेप्स लेने होंगे, जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी, स्टैंडर्ड, कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव करनी होगी। तो और सेकंड है कि एमएसएमई और जो सेंसिटिव सेक्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करना होगा, उनको सपोर्ट देना होगा और ताकि चीप इंपोर्ट से इंडियन बिजनेस को नुकसान ना हो और जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर डिज़ाइन और बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए और ग्लोबल जो वैल्यू चेन्स हैं उसमें इंटीग्रेशन करना होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमें बनाना होगा। तो एफटीए तभी सक्सेसफुल होगा जब इंडिया अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, क्वालिटी है और कॉम्पिटिटिवनेस है उसको अपग्रेड करे और सिर्फ टैरिफ कट से जो है काम नहीं होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अ ट्विस्ट इन द टेल, आर साइंटिस्ट रॉन्ग अबाउट डार्क एनर्जी। तो यहाँ पे साइंटिस्ट के बीच एक नई डिस्कशन चल रही है कि क्या क्या जो यूनिवर्स है वो अभी भी फास्ट एक्सपैंड जो है हो रहा है या फिर इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई है। तो अब तक जो थ्योरीज हैं जैसे बिग बैंग थ्योरी है, उसके बाद यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है और डार्क एनर्जी उसको और ज़्यादा तेज़ी से पुश कर रहा है। तो इसे बेसिकली लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल बोलते हैं, जो ये बताता है कि यूनिवर्स कैसे बना, कैसे एक्सपैंड हो रहा है और उसमें क्या-क्या चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। और 1998 में जो सुपरनोवा स्टार्स के डेटा के बेसिस पर साइंटिस्ट ने कहा कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन जो है वो एक्सेलरेट हो रही है और इस डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज़ भी जो है मिला था। लेकिन अब क्या है कि साउथ कोरिया के रिसर्चर्स की एक न्यू स्टडी कह रही है कि शायद डार्क एनर्जी जो है वो कमज़ोर हो रहा है, जो इसको एक्सपैंड कर रहा है यूनिवर्स को। इसीलिए एक्सपेंशन स्लो पड़ लग होने लगा है। मतलब फ्यूचर में यूनिवर्स जो है वो रुक भी सकता है और कभी बहुत लंबी फ्यूचर में बिग क्रंच यानी वापस कोलैप्स भी हो सकता है। पर सब साइंटिस्ट इससे एग्री नहीं कर रहे। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि डेटा अभी इनफ जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है और सुपरनोवा स्टार्स की जो ब्राइटनेस है टाइम के साथ चेंज होती है। इसी वजह से मेज़रमेंट जो है गलत लग सकता है।
तो नोबेल विनिंग जो साइंटिस्ट हैं एडम रीस, उन्होंने भी कहा कि जो करंट डेटा से ये प्रूफ कंफर्म नहीं होता है और पहले और भी ऑब्जर्वेशंस चाहिए। इसीलिए इसमें ये बोला गया है कि ये एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है, लेकिन फाइनल ट्रुथ तब पता चलेगा जब न्यू टेलीस्कोप और जो मिशंस हैं और डेटा जो है कलेक्ट करेंगे। अब जो है बोलते हैं कि सबकी नज़र अपकमिंग ऑब्जर्वेशंस पर है, जो डिसाइड करेगी कि यूनिवर्स फास्ट एक्सपैंड हो रहा है या स्लो हो रहा है या फ्यूचर में कोलैप्स जो है वो करेगा। तो यूनिवर्स अभी भी हमें सरप्राइज़ करता रहता है। साइंस में आंसर्स जो है फाइनल नहीं होते, ओवर टाइम के साथ इवॉल्व। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे साइज़ ऑफ बैंक फ्रॉड राइजिंग बट केसेस ऑन डिक्लाइन आरबीआई रिपोर्ट। तो यहाँ पे आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड केसेस हैं, उसकी टोटल जो नंबर्स हैं वो कम हुए हैं, लेकिन जो फ्रॉड में पैसा जो गया है, लूज़ हुआ है, वो पैसा जो है वो मनी बढ़ गया है। और कार्ड और इंटरनेट के फ्रॉड्स के नंबर के हिसाब से 66% जो है कार्ड और इंटरनेट के फ्रॉड्स हैं। जबकि अमाउंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड है वो लोन्स एंड एडवांसेस में हुआ है। प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादातर कार्ड्स एंड ऑनलाइन जो फ्रॉड है मिले, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में लोन रिलेटेड जो फ्रॉड्स है सबसे ज़्यादा थे। फिर भी आरबीआई ने कहा कि इंडियन बैंक जो है फाइनेंशियली स्टेबल और रेजिलिएंट रहे। बेसिकली डिपॉजिट्स, लोन्स और प्रॉफिट्स में ग्रोथ जो है कंटिन्यू हुई है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2026 से इंडिया के सभी एक्सपोर्ट्स पर 100% जीरो ड्यूटी एक्सेस जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को मिलेगा। और ये बेनिफिट बेसिकली इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से है, जिससे लास्ट 3 सालों में एक्सपोर्ट्स मार्केट एक्सेस और सप्लाई चेन टाई जो है स्ट्रांग हुए हैं। तो पीयूष गोयल जी ने कहा है कि इससे जो एमएसएमईज, फार्मर्स और वर्कर्स को बूस्ट मिलेगा और अब दोनों कंट्रीज एक बिगर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी जो है काम कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ क्या हुआ है कि रशिया ने एक्यूज किया है यूक्रेन को कि यूक्रेन ने पुतिन का जो नोवोग्रेड रीजन में उनका रेजिडेंस है उस पर 91 ड्रोन से अटैक किए, लेकिन रशिया कहता है कि सारे ड्रोन जो है वो शूट डाउन कर दिए गए। तो यूक्रेन ने इसे झूठ और प्रोपेगेंडा बताया और बोला कि रशिया का मकसद जो है पीस टॉक्स जो चल रहे हैं उसको डीरेल करना है। और ये इंसिडेंट तब हुआ है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों देश के बीच जो है पीस प्लान पर मेडिएटिंग कर रहे हैं। और यूक्रेन का कहना है कि वो पीस प्लान का जो 90% जो हिस्सा है वो लगभग मान चुके हैं, लेकिन जो टेरिटरी और न्यूक्लियर प्लांट का इशू है वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड है।